हे फ्रेंड्स, सो आज हमारा टॉपिक है रिसोर्सेस। सो मैं आज आपको बहुत दिनों के बाद मिली हूँ। आई नो दिस, लेकिन आई एम सो सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था इस महीनों में। सो आई एम रियली सो सॉरी, लेकिन आई विल डेफिनेटली हेल्प यू नाउ। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विथ वन डायलॉग। ये हमारा चैप्टर है और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ आई एम जूमिंग इट सो दैट अच्छे से आपको दिखे। रिसोर्स प्लानिंग हम देखते हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले इधर देखो, और जस्ट वेट अ सेकेंड। सो आई होप यू गाइस कैन सी हियर। ये जूम नहीं होगा। ओके वेट, आई कैन एनोटेट इट, कर सकती हूँ। नाउ सी, बेसिस ऑफ ओरिजिन पे देख लेते हैं। तो बायोटिक इन वन शॉर्ट करने वाले हैं हम ये चैप्टर, एक शॉर्ट में फटाफट हम समझ जाएंगे पूरा चैप्टर। बायोटिक मीन्स हैव अ लाइफ, एबायोटिक मीन्स डू नॉट हैव अ लाइफ। एग्जाम्पल क्या है? फ्लोरा फोना। इसका एग्जाम्पल रॉक एंड मेटल्स, रॉक एंड मेटल्स। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ओरिजिन मतलब हमने पढ़ा था, ओरिजिन मतलब जहाँ से वो लॉन्च हुआ, मतलब वहाँ जहाँ से उसका उत्पादन हुआ। उत्पादन मतलब उसका प्रोडक्शन हुआ, पहली बार वो जहाँ जहाँ से वो फॉर्म हुआ। ओरिजिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। पता ही होगा आपका, आप लोगों को सब आ गया होगा। सो आई एम जस्ट erasing it. Now, exhaustibility. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो उसका रहना या ना रहना। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो रिन्यू हो सकते हैं, मतलब जो हमारे पास बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है, रिन्यू हो सकते हैं, मतलब हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। सपोज सनलाइट, रेन, करंट, ओशन करंट। ओके, या लाइट, सन की लाइट। So, and second is non-renewable resource. Non-renewable resources में हम फ्यूल्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूल बनने में बहुत समय लग जाता है। सो इसीलिए वो बहुत टाइम लगा देता है फ्यूल बनने में। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं क्लियर कर दूँ ड्राइंग? यस। सो हमने दो बेसिस पढ़े, क्लासिफिकेशन हमने किया। उसमें से हमने एक पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ओरिजिन में हमने बायोटिक एबायोटिक पढ़ा, इसमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ा। अभी हम जाते हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप पे। सो ओनरशिप पे हमारे पास 4 पॉइंट्स। इंडिविजुअल मतलब एक अकेले इंसान का, मेरी लैंड है, मेरी अकेले की लैंड, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। जैसे मेरा घर, मेरा कार, मेरी लैंड, मेरी बाइक, मेरा ट्री भी बोल सकते हैं, प्लॉट, फ्लैट, कोई भी चीज़। कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल की चीज़ हो। जैसे कोई शुगर फैक्ट्री बनाता है, शुगर फैक्ट्री एक कम्युनिटी रिसोर्सेज हमने पढ़ा। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब बहुत सारे लोग मिलकर वो फैक्ट्री को क्रिएट करते हैं। जैसे पिकनिक, इसमें दिया है पिकनिक
स्पॉट और पार्क्स दिया। नेशनल, नेशनल मतलब हमारी पूरी कंट्री की रिसोर्सेस है, मतलब वो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लैंड, ओशन, वाटर, वो सब। ओके, तो हम अपना ओशन कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं? अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया। ये सॉरी 22 किलोमीटर फ्रॉम इंडिया। सो सपोज ये हमारा इंडिया है ये, तो यहाँ से 2 किलोमीटर जितना जो डिस्टेंस होगा, सॉरी इधर तक जैसे रिज्यूम कर लेते हैं, इधर तक 20 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर। इधर तक का पानी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतनी रेंज में हम पानी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ लाइक दैट। नाउ मैं इरेज कर देती हूँ ये, क्योंकि नीचे का दिख नहीं रहा था। ओके, लेट इट गो। आप समझ लेना ये 22 किलोमीटर इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो पूरी वर्ल्ड यूज़ करते हैं, मतलब नो कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट परमिशन। तो हमें सारी यूनियंस की परमिशन लेनी पड़ती है अगर हमें इंटरनेशनल रिसोर्स को यूज़ करना है। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो हमारे होंगे, जैसे अगर हमें ओशन के रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ओशन में से माइन करके हमें कुछ रिसोर्सेज निकालने हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। सो उसके लिए अगर वो एरिया हमारे अंडर नहीं है, जैसे 22 नॉटिकल माइल्स के अंडर नहीं आ रहा, सो वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। सो दैट्स अबाउट इट। तो बेसिस ऑफ ओनरशिप आई होप सबको समझ में आ गया। नाउ हम जाएंगे बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल आर फाउंड बट नॉट येट यूटिलाइज। तो पोटेंशियल स्टेटस क्या होगा? हमें, हमारे पास है वो पोटेंशियल। यू ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी टीचर्स के, यू जस्ट हैव पोटेंशियल। तो कैसे टोन में बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। मतलब कि हमारे पास है रिसोर्सेज, सपोज गुजरात में विंड और उसकी विंड रिसोर्सेज है अच्छे, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने की। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दैट। तो यहाँ पे भी दिया ही है एग्जाम्पल। डेवलप्ड their quality and quantity has been determined for utilization। उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी से हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कोल माइन, ओके। देन स्टॉक, humans do not have technology to access this। ओके, तो पोटेंशियल मीन्स हमारे पास वो रिसोर्सेज है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन स्टॉक मतलब क्या? स्टॉक मतलब एक्स्ट्रा माल। हम बोलते हैं ना कि हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है, इतना इतना माल पड़ा है, तो बोलते हैं। सो वो हमारे पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन वो स्टॉक को हम मैन्युफैक्चर कैसे करें, हम उसे यूटिलाइज कैसे करें, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक। नाउ रिसोर्सेज, दिस इज their uses hasn't been started। रिजर्व, सॉरी रिसोर्सेज नहीं, रिजर्व है। तो रिजर्व मतलब क्या कि उनके जो यूज है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। क्लासिफिकेशन तो हो गया हमारा। नाउ सो हमने पॉइंट्स कवर किए, वो कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम जाएंगे स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। हम रिसोर्सेज को प्लान कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स सी। ओके, steps of resources, oh I'm sorry, um,
Okay, let's just don't do this. Now I'll have a small one here. So steps of resources planning. So identification of inventory of resources by the serving, mapping, estimation of resource. So हम रिसोर्सेज को प्लान कैसे कर सकते हैं, मतलब हम उसका प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं या उसको फैमिलियर वे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, हमें उसका इन्वेंशन करना चाहिए, उसके ऊपर सर्वे करना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए। मतलब अगर सपोज कि हमारे इंडियन ओशन के आगे थोड़ा सा, इंडियन ओशन के अंदर, ओके, इंडियन ओशन के अंदर हमें बहुत सारे क्रूड ऑयल मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल मतलब पता है, वो कोल, पेट्रोलियम, डीजल, वो सब का मिक्सचर होता है। सो क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है। सो वो क्रूड ऑयल हमें पता होना चाहिए, मतलब उसके लिए हमें सर्च टीम भेजनी चाहिए कि कौन से एरिया में क्रूड ऑयल मिल सकता है, कौन से एरिया में नहीं मिल सकता, उसका फाइंड आउट करूँ। क्योंकि हम 22 नॉटिकल माइल्स के अंदर 12 नॉटिकल माइल 22 किलोमीटर तक हम अपने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो हमें उतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास उतना सर्वे होना चाहिए उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इवॉल्विंग अ प्लान विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमें उसका अच्छे से प्लान बनाना चाहिए। स्किल का यूज़ करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो प्लान के लिए हमें स्किल्स यूज़ करनी चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बनाना चाहिए। सो उसकी वजह से हम अपना इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ ओवर नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज आए हैं, कुछ समय पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि सोनगढ़, there's some place in India where lot of gold was found. सोनगढ़ और समथिंग माउंटेन के अंदर फाउंड मिला था। सो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। पहले तो वो गोल्ड मिला तो है, बहुत सारा गोल्ड मिला, लेकिन वो बहुत डीपली है अंदर, तो हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्स इक्विपमेंट्स ही नहीं कि हम उतनी अंदर जाके, इंसान अकेले इतना अंदर जाके कैसे वो सर्वाइव कर सकता है। सो दिस द प्रॉब्लम। तो वो जो हमें जो अगर गोल्ड मिला तो उसको हम अपनी नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ उसे इक्वेट करेंगे। So point is finished. Now let's see the efforts of international levels. आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाने के लिए कर रही हूँ, एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए मैं कर रही हूँ। Efforts of international levels. So first, for the first time of Club of Rome. So ये सब चीज़ें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप याद रख लेना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट याद रख लेना, रियो दी जेनेरियो सॉरी, in 1992 100 countries took part। उसमें क्या था, एनवायरनमेंट का सस्टेनेबल यूज करना, और एजेंडा 21 जो उसका मेन एम क्या था, अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो ये सब इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट ये सब, बट ये चीज़ें आप लोग कर नाउ। हाँ, नाउ रिसोर्सेज प्लानिंग करना है हमें इंडिया में। इंडिया में हम रिसोर्सेज प्लानिंग करेंगे कैसे, फॉर्म में, सस्टेनेबल फॉर्म में, इन अ सस्टेनेबल मैनर। अब सस्टेनेबल मैनर मतलब क्या है? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब कि हमें डेवलपमेंट करना है,
लेकिन वो डेवलपमेंट करते करते हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट करना है। सो द डेवलपमेंट विच डज नॉट कॉज हार्म टू आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये आप नोट कर लेना, मैंने जो बोला हुआ आई कांट राइट क्योंकि मैं माउस से टिक कर रही हूँ। सो दैट्स इट। Okay, so some regions are rich in certain resources but deficit others. Okay, so कुछ regions में बहुत सारे resources available है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। अभी देखो AP is abundance of water, but lacks okay, but lacks infrastructure. Zoom कर लेती हूँ, just wait a second. Okay. Yeah, here we go. Yeah, it's somewhat blurry दिख रहा है, I know. मैं कुछ I can't do anything. Please आप manage कर लो. I'm so sorry for this. So Andhra Pradesh is rich in water. So यहाँ पे abundance water है, बहुत सारा पानी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे हम उसका या प्रॉपर वे में यूज़ कर पाएंगे। अभी राजस्थान की बात ले लो, राजस्थान में abundant सोलर और विंड एनर्जी, गुजरात में भी है इवन, बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज ही नहीं है। Okay, so we need a balanced resources planning for national, regional and local level. So balance होना चाहिए, ये मेन चीज़ हो। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कैसे डेवलपमेंट किया जाए। अगर हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइज तो किया, लेकिन वो रिसोर्सेज को यूज़ करते करते दूसरे रिसोर्सेज को हार्म हो गए, एनवायरनमेंट को हार्म हो गए, तो उससे क्या फ़ायदा? दैट इज यूजलेस। सो रीजंस फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए रिसोर्सेज, तो देखते हैं। ओके, resources resources are the vital for all the developmental activities. डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। ओके, सर रिसोर्सेज मतलब सिंपली आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो मटीरियल्स अवेलेबल होता है उससे हम रिसोर्सेज को, so irrational consumption and overutilization lead to social and economic problems. So ये तो हमें पता ही है कि उससे हम जैसे को पेट्रोलियम और उसका ओवर यूज़ करते हैं, ओवर कंजप्शन करते हैं, इरेगुलर यूज़ करते हैं, सो इसीलिए सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही है क्रिएट, और अभी फ्यूचर में हमें भी नहीं पता क्या होगा। अभी अभी हमने न्यूज़ पढ़ी है कि पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपीज़ हो गए पर लीटर। सो इंडिया में ये पहली बार सेंचुरी पूरी की है पेट्रोल डीजल ने, तो हमें पता नहीं फ्यूचर में उसकी कमी पड़ेगी। ये सब देख के मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी कमी पड़ेगी और उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कोई छोड़ भी नहीं पाएगा ये सारी चीज़ें। ओके, सो हम टॉपिक से हट गए थोड़ा, तो वो तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने के लिए मैंने आपको बोला था। गांधी जी, there is enough for man's need but not for anybody's greed. Okay, so this is the good thought कि कोई भी चीज़ इनफ है कोई मैन की नीड के लिए, कोई मैन की नीड है। जैसे अगर मुझे चाहिए एक बड़ा सा बंगलो चाहिए, लेकिन मैं छोटे घर में भी रह सकती हूँ, बंगलों में भी सोने ही वाली हूँ, बंगलों में भी खाने ही वाली हूँ, छोटे घर में भी खाने वाली हूँ, उसमें भी सोने वाली हूँ। सो उसमें कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं, सिर्फ वो दिखेगा बड़ा और वो दिखेगा छोटा। सो इनफ है, छोटा घर भी इनफ है। बट गांधी जी क्या कहते हैं, लेकिन किसी की ग्रीड के लिए वो इनफ है।
ग्रीड करेंगे कोई भी, ग्रीड मतलब लालच दिखाएंगे कि मैं ये ले लूँगा, ये ले लूँगी, सो उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहना चाहते हैं हमारे गांधी जी, कहना चाहते थे, सॉरी। मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ फ्यू। अभी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से। अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय फ्यू, अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय फ्यू मतलब हमारे इंडिया में रिसोर्सेज मिलते हैं, इतने इतने रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन उतने रिसोर्सेज जो मिलते हैं वो एक ही हाथ में चले जाते हैं, एक ही इंसान ले जाता है वो रिसोर्स। और दूसरे जो छोटे मोटे लोग होते हैं उनके हाथ में तो वो रिसोर्स आते ही नहीं है, जैसे इम्बैलेंस होता है नहीं एनवायरमेंट में। पुअर लोग को तो वो रिसोर्सेज मिलते ही नहीं है, यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। Okay, indiscriminate exploitation of resources. Indiscriminate exploitation, बहुत overuse, overconsumption lead to global warming. This is one of the biggest causes of this. Ozone layer depletion and pollution. अगर ये चीज़ हमने बंद नहीं की तो डेफिनेटली अर्थ का कुछ कह नहीं सकते हम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, हमने किया है एक पेज को खत्म, हमने ये सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। सो हम जा रहे हैं सेकेंड पॉइंट्स पे। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट? यस, रेडी होंगे ना? सो हियर वी गो। सो ये हमारा पेज है, ये हम हैं, और यहाँ पे हमारी पढ़ाई चल रही है। ओके, सो everyone please pay concentration here. हाँ, मुझे पता है कंसंट्रेशन है, लेकिन थोड़ा सा बोलना पड़ता है। सो हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं अभी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहाँ से पॉइंट्स कवर करूँ, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ये पीडीएफ। ओके, सो नाउ हम पढ़ेंगे सॉइल का। तो सॉइल में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों होता है, कौन से स्टेट में कौन सी एक्टिविटीज की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काट डाल रहे हैं झारखंड, उड़ीसा, एमपी में, तो जिनकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का जो अपर लेयर है ये वॉश आउट हो जाता है। ओके, सॉइल इरोजन मतलब पता होगा, इरोड हो जाना, उसका जो लेवल है वो कम होता है। ओके, सो नाउ ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब लाइक एनिमल्स को ग्रेज कराने ले जाते हैं आसपास खेतों में, इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन बहुत होता है। प्लांट को खा जाते हैं। ओवरग्रेजिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेज करवाते रहते हैं इसकी वजह से। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। तो माइनिंग एक्टिविटीज हमें पता है झारखंड, छत्तीसगढ़ मतलब हमारे डेक्कन प्लेटो के आसपास के स्टेट्स में ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से भी लैंड इरोजन और सॉइल इरोजन हो सकता है। क्योंकि हम माइनिंग करेंगे तो लैंड को खोदने वाले हैं। जैसे मैंने बोला सोनगढ़ में हमें सोना मिला है, लेकिन हमें उसे खोदना पड़ेगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। तो वो एक सस्टेनेबल स्टेप नहीं है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। ओके, सो ओवर इरिगेशन के प्रॉब्लम्स कितने हैं? पंजाब, हरियाणा और यूपी। ओके, सो पंजाब में हमें पता है कि पंजाब का आपको पता है पंजाब मतलब मीनिंग क्या होता है? PUN, पंज मतलब 5, अब मतलब AB वाटर, इट मीन्स वाटर मतलब कि ऐसा स्टेट जिसमें 5 रिवर का फ्लो हो, जिनका नाम है सतलुज, रावी, चीनाब, झेलम, ब्यास।
ओके, तो 5 रिवर पंजाब से जाती है, इसलिए उसका नाम पंज-अब है। UNG आएगा, सॉरी। जी रहता है। डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, प्रॉपर फार्मिंग नहीं करते जिसकी वजह से वो सॉइल इरोजन होता है। ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, हाँ नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, ग्लेशियर टूटने की वजह से। अभी हमारे अ, हमारे कहाँ उत्तराखंड में वो ग्लेशियर टूटा था, तो डैम फट टूट गया हमारा पूरा। तो हमारे रिसोर्सेज को हार्म हुआ, नेचर को हार्म हुआ, कितने सारे लोगों की मौत हो गई। सो नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी हमें बहुत सारा नुकसान होता है। फॉर्मेशन ऑफ गलीज बाय वाटर पासिंग थ्रू द क्ली सॉइल। गलीज, गुलीज मतलब ऐसे लैंड के अंदर ऐसे 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 खड्डा हो जाता है छोटा सा, मतलब पाइप जैसे, ऐसे एक लाइन सी पड़ जाती है, उसके अंदर पानी भर जाता है। तो उसको, जैसे ये पूरी लैंड है, हाँ ऐसे समझ लेना कि ये लैंड है। तो ये वाली लैंड, तो ये खड्डा हो गया, ये लाइन का खड्डा हो गया। खड्डा मतलब गोल नहीं, लेकिन सीधा सीधा, जैसे हम गुलीज बोलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इमेज है, आप देख लो। मैंने एनोटेशन बन गया कुछ नहीं। शीट इरोजन मतलब ये अगर लैंड है, तो इसको दिखाना पड़ेगा। अगर ये लैंड है, तो लैंड के ऊपर की ये शीट है, सपोज ये हमने बॉक्स बनाया, मतलब ये लैंड का हमने 3D स्ट्रक्चर बनाया, और ये उसका पर लेयर है, इतना सा। ये काला काला ज्यादा दिख रहा है, ओके येलो कलर का दिख रहा है, ये है उसका अपर लेयर। ओके कलर कर दूँ, अपर लेयर है, तो वो वॉश आउट हो जाएगा। किसकी वजह से? पानी गिरने की वजह से, पानी पानी आने की वजह से, या फिर और फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबल हो सकते। विंड इरोजन, विंड की वजह से। So that's it about this topic, but we are not done with our all the topics. Okay. Now method of soil conservation. Soil को कंजर्व कैसे करेंगे? Contour plowing. Contour plowing मतलब क्या? Contour plowing मतलब उसको इफेक्टिव वे में प्लॉ करना। प्लॉ भी हम ठीक से नहीं करते, प्लॉ मतलब खोदना ऐसे। नींदना, हम गुजराती में उसे नींदना बोलते हैं। तो उसे हम लाइक लैंड को हम लूज कर देते, सो दैट उसके अंदर एयर सर्कुलेशन जा सके। उसे वो प्रॉपर वे में अगर हम नहीं करेंगे तो लैंड ऑब्वियसली बिगड़ने वाली है, तो हमें अच्छे से करना चाहिए। तो ये मेथड है अच्छे से करना, मतलब कॉन्कोर मीन्स डू इट प्रॉपरली, कॉन्टोर मीन्स टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए हाई टेरेन एरियाज में। हमारे प्लेन वाले एरिया में नहीं, प्लेन वाले एरिया की बात नहीं चल रही, टेरर टेरर रीजन्स की बात चल रही है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग मीन्स स्ट्रिप लगा कैसे, अगर ये फार्म है तो इतने पट्टे में ऐसे स्ट्रिप करके करना चाहिए क्रॉपिंग, लाइन बना देनी चाहिए, तो इसे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट रखना चाहिए, जैसे इतने एरिया में अगर मैंने खाली रखा, इतना एरिया इतना इतना बॉर्डर बॉर्डर, तो उसके लिए हमें शेल्टर बेल्ट बनाना चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए, लाइक ऐसे, तो शेल्टर बेल्ट उगाना। अफॉरेस्टेशन, पेड़ उगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने बोला इधर पेड़ उगाना चाहिए। देखा मेरी आइडियोलॉजी, बताते रही हूँ। So soil as a resources, a living system, takes millions of years to form soil up to
few cm। छोटे से छोटा सेंटीमीटर बनाने के लिए भी हमें मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इतना ही कहा इसमें। इसलिए हमें सॉइल को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। नाउ जस्ट रीड दिस फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल, एक बार रीड कर लो, देन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। हो गया रीड? ठीक है, चलो। फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, रिलीफ, पैरेंट रॉक, बेड रॉक। तो सॉइल फॉर्म कैसे होगा? तो रिलीफ से होगा, पैरेंट रॉक से होगा। एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ, तो हम कहाँ थे पॉइंट पे? या तो हम थे रिलीफ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में रिलीफ, रिलीफ मतलब क्या कि उसका जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि वो टेरेन रीजन में है या फिर प्लेन रीजन में है या फिर प्लेटो में है। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर हम सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ज़्यादा चांसेस सॉइल फॉर्मेशन पे, सॉइल फॉर्मेशन के टेरेन रीजन पे है, क्योंकि उधर से पत्थर गिर गिर के सॉइल फॉर्मेशन ज़्यादा चांसेस है। क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा। बेड रॉक, पैरेंट रॉक मतलब पैरेंट रॉक है वो, बेड रॉक मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स, और वेजिटेशन पे, टाइम पे डिपेंड करता है सब कुछ। वेरियस फोर्स, चेंज इन टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज, डिकम्पोजर एक्सेट्रा, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस। तो ये सारा आप एक बार नोट कर लेना, ये सब फिर से एक बार नोट कर लेना शॉर्ट में। मैं ऐसा नहीं बोले सब कुछ लिख लिख के करो, लेकिन नोट कर लो जिससे आपको याद रह जाएगा अच्छे से। तो लैंड रिसोर्सेज पे हम अभी जा रहे हैं। तो लैंड रिसोर्सेज हम देख रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड। लैंड को हम अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ उगा के हम कंजर्व कर सकते हैं। ये हमने पॉइंट्स देख ही लिए थे, ये वाले इधर, ये वाले देखे थे, तो ये सेम सेम ही हो सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड ग्रेजिंग देखा, फिर से आया। प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्स फिर से हमने देखा। देन ग्रोइंग थ्रॉन प्रोसीजन स्टेबल ड्यून, सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स मतलब जो सैंड के ड्यून्स बन जाते हैं, छोटे से पहाड़ जैसा बन जाता है। राजस्थान के अगर आप गए हो तो देखा होगा कि पहाड़ जैसे बन जाते हैं। तो उसमें लैंड को देख के हमें थ्रॉन ब्रूसिस को ग्रो करना चाहिए। देन कीप कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना चाहिए, जो अभी हमें करना चाहिए रिलायंस वालों को। हाँ जी, ओके। अगर कंट्रोल करने जाएंगे तो पेट्रोल के भाव और बढ़ जाएंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, तो डिस्चार्ज और डिस्पोजल पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो। नाउ देखो, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सो टोटल एरिया हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर, जिसमें परमानेंट पैस्चर हैज डिक्रीज। ओके, परमानेंट पैस्चर है वो डिक्रीज हो गया है। नेट्स ऑन एरिया फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉरेस्ट है हमारा 23% लोअर देन डिजायर। 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत कम एरिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख है। तो इसीलिए हम आपको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप प्लांट ग्रो करो। मतलब मैं करना चाहती हूँ, ये मेरे तरफ से आपके लिए पॉइंट था कि आप अपने फ्यूचर में या फिर अपने बर्थडे पे हर बार एक प्लांट ग्रो कीजिए। Assam is only any state to be fully surveyed for its land use. Okay, so Assam ही एक ऐसा लैंड
स्टेट है जहाँ पे फुल्ली सर्वेड हुए लैंड की, यूजेज हुआ है लैंड का फुल्ली। कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन वो हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग प्रोसेस, वाटर लॉगिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, पता है। लैंड यूटिलाइजेशन की पैटर्न, फॉरेस्ट होना चाहिए, बैरन एंड वेस्ट लैंड, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पैस्चर भी होना चाहिए और ग्रेजिंग लैंड की भी एक अलग जगह रहनी चाहिए। फैलो लैंड नॉट कल्टीवेटेड फॉर 1 ईयर। फैलो लैंड मतलब 1 साल से उसका कोई कल्टीवेशन ना हुआ हो। अगर 1 साल से ज़्यादा उसका ना हुआ तो उसे फैलो लैंड नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट ऑन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 ईयर की ड्यूरेशन में अगर वो 1 से ज़्यादा, मोर देन 1, मतलब 2 या 3 या 4 बार अगर वो एरिया को, वो लैंड को सो करते हैं तो उसे हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश। या मैं जल्दी कर रही हूँ, आई नो। मेरा अभी एक्चुअली आई हैव वर्क, सो ओके। सो मेन लैंड रिसोर्सेज हम देख ले, ये याद रख लेना क्योंकि ये पूछा जाता है आजकल, मैंने देखा है, पूछा गया था, मैंने भी पूछा। प्लेन 43% होगा, 43, माउंटेन 30 होगा, और प्लेटो, प्लेटो हमें पता है कि डेक्कन प्लेटो के एरिया में प्लेटो होंगे, तो वो याद रख लेना 27% होंगे। माउंटेन एरिया सिर्फ ऊपर ऊपर ही मिलता है हमें, अरुणाचल और सिक्किम और ऊपर बॉर्डर वाले, हमारे ऊपर की बॉर्डर में इंडिया की, तो 30% है, वो भी याद रख लेना। और प्लेन, प्लेन हम रहते हैं, प्लेन तो 43% है, याद रख लेना ठीक से। 2 याद रख लो, तीसरा अपने आप मिल जाएगा। प्लेन याद रखता तो प्लेन रखो, माउंटेन तो याद रह ही जाएगा, 30% है। तो प्लेटो रखो या प्लेन रखो, दोनों में से 100 में से माइनस कर दो तो मिल जाएगा, प्लेटो मिल जाएगा या तो प्लेन मिल जाएगा, आप जो रखो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इतनी सॉइल है तो मैं आप ये चाहती हूँ कि आप खुद ये करो। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ अच्छे से। सो ये है आपके होमवर्क, ये आपको करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये मैं सॉरी लेकिन मैं नहीं कर पा, मैं नहीं करा पाऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद पढ़े, इसकी नोट्स बनाए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो या एक बार नज़र डाल देते हैं, लेट मी जस्ट एक बार मैं समझा देती हूँ ऊपर ऊपर से। सो एलुवियल सॉइल एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, वाइडली स्प्रेड, नॉर्दर्न रीजन में बहुत मिलती है क्योंकि माउंटेन से जो सॉइल आती है, पार्टिकल्स गिर के छोटे छोटे हो जाते हैं, तो वो लैंड को बहुत ही फर्टाइल बना देती है। देन खादर मतलब क्या होता है, किन्यू एलुवियल, एलुवियम सॉइल, और बंगाल मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, और ये वाइडली स्प्रेड है इंडिया में। देन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल फाउंड इन बासल्ट, बेस बासल्ट रीजन, सॉल्ट वाले रीजन में मिलता है, और वो किससे बना होता है, लावा से बना होता है। देन रेड एंड येलो सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। सो रेड सॉइल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई रेड एंड येलो सॉइल अपीयर्स रेडिश। So because of the presence of iron, crystalline and metamorphic rock, red and yellow soil appears reddish. Then yellow क्यों दिखता है, हाइड्रेटेड, जब उस गीला होता है तब वो येलो दिखता है। Then laterite soil develops in area of high temperature and heavy rainfall. तो लेटरल सॉइल उसी एरिया में मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होता है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वो सारे एरिया। इन द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देन ह्यूमस कंटेंट इन लो, ह्यूमस कंटेंट लो क्यों होता है लैटरेट सॉइल में, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ह्यूमस क्यों, क्योंकि ज़्यादा हीट भी होगी और ज़्यादा बारिश भी होगी वो एरिया में, तो उसकी वजह से उसके जो
बैक्टीरिया होंगे प्लांट के प्रोडक्शन के लिए, आई मीन लैंड के फर्टिलिटी के लिए, वो मर जाएंगे। तो इसलिए लो ह्यूमस हो गया। ह्यूमस मतलब उसकी फर्टिलिटी के लिए जो बैक्टीरिया वो सब होते हैं उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। रेड लेटरेट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला सुटेबल फॉर ग्रोइंग cashew nuts. Okay, cashew nuts. Then arid soil range from red to brown. Arid soil red से brown के कलर की होती है, सैंडी और सलाइन होती है, राजस्थान में मिलती है, याद रखना। कंकर बहुत होता है, कंकर मतलब कंकर तो पता ही होगा, पत्थर होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पत्थर होते हैं और वो उसके अंदर कैल्शियम भी बहुत अच्छा अवेलेबल होता है एरिड सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो यूपी भी सॉरी यूपी होता है, उत्तराखंड, कश्मीर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। फाउंड इन हिलियन माउंटेनियस रीजन, मैंने बोल दिया अभी। सॉइल टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का टेक्सचर। इट एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होता है। ह्यूमस कंटेंट भी अच्छा होता है इस एरिया में। और स्नो कवर्ड एरिया में ह्यूमस कंटेंट होता है, ऐसा बोला है इसमें। तो चलिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और पढ़ो घर पे बैठे बैठे। ये तो स्कूल भी हाँ स्कूल चालू हो रही है, हमारे एरिया में भी हुई है। और ये लो दूसरा, इसका भी ले लो। हो गया? ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।